हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम लोग सेट जो है 29 नंबर का सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के 28 सेट्स आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग डिटेल एनालिसिस एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी बेस पर एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साथ में कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स रहने वाला है। और हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारा पॉलिटी है उसका और ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हमने क्लास 7 तक ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट करा दी है, जिसका सैटरडे को एकदम मतलब कि धुआंधार तरीके से हम लोग टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम टॉप 200 एमसीक्यू शामिल करने वाले हैं, जो कि पूरा क्लास 7 का कंप्लीट जो है चैप्टर्स उसमें रहने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का अपना पॉइंट। और सबसे पहले हम लोग पॉलिटी सेगमेंट लेने वाले हैं। और पॉलिटी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए, कह रहे हैं कि एक वर्ड है मीडिया, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही हो जिसने मीडिया वर्ड जो है वो ना सुना हो, अर्थात मीडिया वर्ड से सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द वर्ड मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ विच इंग्लिश वर्ड, अर्थात ये किसका अंग्रेजी का ये शब्द है, किसका प्लूरल है, यानी कि किसका ये बहुवचन है, वो आपको बताना है। तो देखिए हिंदी में मीडिया अंग्रेजी के किस शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन देखिए, मोड बिल्कुल नहीं, मेथड नहीं होगा, मेडिएशन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा मीडियम, अर्थात ऑप्शन बी वाला एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मीडिया है ये अंग्रेजी के मीडियम शब्द का प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। इसका तात्पर्य होता है वो विभिन्न तरीके जिनके माध्यम से हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो टीवी यानी कि टेलीविजन, आप देखिए कितना बड़ा मीडिया है ना, मीडिया का ही तो साधन है। जो हम लोग समाचार वगैरह देखते सुनते हैं वो सब क्या है, वो मीडिया के ही थ्रू तो प्रदान होता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अखबार, टेलीविजन और रेडियो को जनसंचार माध्यम अर्थात मास मीडिया क्यों कहा जाता है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश वाला खुद देखिएगा। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत महंगे हैं, तो महंगे की वजह से इनको मास मीडिया नहीं कहा जाएगा। अगर इतना महंगा होता तो मतलब हर एक व्यक्ति के पास इसकी पहुंच ही ना हो पाती, तो फिर मास मीडिया कहलाता ही ना। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि क्योंकि ये बिजली का उपयोग करते हैं, तो भाई बिजली का उपयोग तो हम लोग बत्ती जलाने में भी कर ले रहे हैं, तो क्या इस वजह से मास मीडिया कहलाएगा, नहीं ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा कि क्योंकि इनकी जो पहुंच है ना वो लाखों लोगों अर्थात जन समूहों तक है। ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक है, यानी लगभग आप देखेंगे कि ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी पहुंच हो जाती है। फिर देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि विच इन्वेंशन इन द 1940s ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। यानी कि 1940 के दशक में वो कौन सा यंत्र है जिसका आविष्कार हुआ जिसने कि पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज ला दिया। हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो 1940 में नहीं था। टेलीविजन, टेलीविजन से ना चीज़ों का मतलब कि प्रसार होता, ना कि जो है वो पत्रकारिता। पत्रकारिता में चीज़ों को लिखने की बातें आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या फिर रेडियो, तो रेडियो भी सुनने के काम आता है, लिखने के नहीं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ठीक है। तो आप देखिए 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ये जो टाइपराइटर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है चीज़ों को लिखने में, क्योंकि अब जैसे हाथ से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, टाइपराइटर से लिख रहे हैं तो भाई कम समय लगता है, तो ज़्यादा चीज़ें छप सकती थी। फिर देखिए कह रहे हैं कि ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार के अलावा मीडिया में बदलती तकनीक का दूसरा मुख्य प्रभाव क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ये मीडिया को सस्ता बनाती है, अच्छा। फिर देखिए विज्ञापनों की संख्या कम करती है। तीसरा कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। और चौथा है ये समाचारों की पहुंच को सीमित करती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे सकारात्मक उत्तर ही इसका होना चाहिए और ये हो जाएगा कि ये हमारे जीवन के बारे में सोचने का जो ढंग होता है उसमें चेंज लाती है, उसमें परिवर्तन लाती है, अर्थात ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि जो तकनीक है वो हमारे जीवन के बारे में सोचने का क्या करती है, मतलब जो ढंग है उसको परिवर्तित करती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं
कि किस तकनीक के माध्यम से हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर फ्लोरिडा यानी अमेरिका के जो समुद्री तूफान हैं उनकी छवियों को देख सकते हैं, बताइए। तो क्या टाइपराइटर? तो टाइपराइटर तो टाइप करने के काम आता है, इसमें हम चीज़ों को तो देख सकते नहीं हैं। प्रिंटिंग प्रेस, तो ये भी टाइप करने के ही लिए यूज़ होगा। और रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे जो है ना वो चीज़ों को मतलब रेडियो के माध्यम से अर्थात सुनने में यूज़ आ सकती हैं, लेकिन हमें देखने की बात कर रहे हैं तो जो समुद्री तूफान हैं उनकी छवियों को हम किस में देख सकते हैं? तो भाई सैटेलाइट और केबल नेटवर्क के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप देखिए टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अभी हम लोग एनसीईआरटी में सारे एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि आज लगता है केवल और केवल एमसीक्यू सॉल्व होगा, तो ऐसा नहीं है। एमसीक्यू ही अकेले नहीं सॉल्व होगा, हम लोग जैसे डेली क्लासेस लेते हैं वैसे ही लेंगे, क्योंकि आज हमने एक पोल भी करवाया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो उसमें भी लोगों ने यही चीज़ पे ज़्यादा पोल में जो है आंसर किया है कि एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस के साथ उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ लोग हैं भाई जिनको वन लाइनर टाइप के फैक्ट्स चाहिए और कुछ लोग हैं जिनको केवल एमसीक्यू देखना है, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है। जैसे हमने टॉप 200 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं हिस्ट्री वाले, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद इसी सैटरडे को हम टॉप 200 ज्योग्राफी के एमसीक्यू लाएंगे, उसको देखिएगा। हमने वन लाइनर फैक्ट्स तैयार भी किया हुआ है, उसको भी हम जल्दी मतलब कि प्रयास करेंगे, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक पूरे का पूरा ज्योग्राफी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग, और आप देखिए ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने जो सिलेबस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। कैसे? क्योंकि हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी समाप्त कर दी, क्लास 6 की हिस्ट्री समाप्त कर दी और पॉलिटी भी, ठीक है। तो क्लास 6 तो एकदम समाप्त हो गया है। क्लास 7 में हमने ज्योग्राफी खत्म कर दी है, पॉलिटी लगभग 1-2 चैप्टर और बचेगा, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ना हमारे पास हिस्ट्री रह जाएगा और क्लास 8 का तो सबका सब रह जाएगा। तो फिर हम लोग हिस्ट्री क्लास 7 करते रहेंगे, बाकी फिर साथ में ये जो क्लास 8 का पॉलिटी और ज्योग्राफी है वो चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास 7 वाला समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग केवल और केवल हिस्ट्री करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है कि आप लोगों का एमसीक्यू भी सॉल्व होता रहे और हिस्ट्री वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। चलिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यमों को संचालित करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर आपको अपना कोई विज्ञापन देना है स्पेशली किसी टेलीविज़न में, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? बताइए। कह रहे हैं कि सरकार को टैक्स देने के लिए। ऐसा नहीं है, केवल सरकार को टैक्स देना ये इसका मेन रीज़न नहीं है, बल्कि उसकी जो कॉस्ट आती है ना वो मेन रीज़न है। जैसे कैमरा, ध्वनि का रिकॉर्डर, सैटेलाइट, इस तरह की जो महंगी टेक्निक्स हैं, इसकी वजह से आप देखिए तो जनसंचार माध्यमों को संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें ये काफ़ी खर्चीली हैं, जैसे लाइट, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, सैटेलाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि अधिकांश टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र किसके हिस्से होते हैं? बताइए। क्या वो बड़े बिजनेस जो मतलब प्रतिष्ठान हैं उनके, यानी कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, दूसरा समाज कल्याण संगठनों के, तीसरा है सरकारी स्कूलों के और चौथा है एनजीओ यानी कि जो मतलब कि स्थानीय गैर सरकारी संगठन है उनकी? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी पे। तो देखिए, अधिकांशतः टीवी चैनल और जो समाचार पत्र हैं वो किसी न किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का ही हिस्सा होते हैं या भाग होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा अर्जित जो धन है, मतलब कि जनसंचार माध्यमों से जो धन अर्जित करने का तरीका है वो कौन सा है, ये एग्जैक्टली आपको बताना है। तो क्या भाई दान मांग करके इनका गुजर बसर चलता है? आपको लगता है कि दान मांग करके ये लोग मतलब इतना बड़ा अपना जो नेटवर्क है वो फैला लेंगे? नहीं हो सकता ना। पुराने अखबार बेचकर तो इससे भी उतना क्या ही जो है मतलब कि मिल जाएगा। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा है मीडिया वो कहाँ से कमाती है? वो विज्ञापन यानी एड्स के माध्यम से, ठीक है। ऐड देती है। आप देखिए जब हम लोग टीवी में कुछ भी देखते रहते हैं तो कितना भर भर के ऐड आता है। इवन जब आप हमारी मतलब कि यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो बीच बीच में एड्स आते होंगे। तो ये जो एड्स हैं इसका बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता है हालांकि, लेकिन मतलब कंटेंट क्रिएटर्स को तो नहीं मिलता है, बाकी सबका सब यूट्यूब लेके खा जा रहा है। अब जैसे मेरी जो भी अभी वीडियोस हैं उसमें मुझे अभी मिलता नहीं है कुछ लेकिन
ऐड भर भर के आता है। मैं मतलब कि कोशिश करती रहती हूँ कि कम से कम ऐड आए ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन सारा का सारा पैसा यूट्यूब खा के बैठ जा रहा है। तो चलिए ठीक है, समय है सबका अपना अपना तो कुल मिलाकर के आप ये जानिए कि सबसे ज़्यादा जो जनसंचार माध्यम के द्वारा पैसा बनता है वो ऐड का बनता है, यानी कि विज्ञापन का बनता है। ठीक है, इसमें और किसी चीज़ का उतना पैसा नहीं है। चलिए आगे देखिए, जितना ज़्यादा ऐड उतना ज़्यादा पैसा। और ये क्यों दिया जाता है ऐड? तो जो विज्ञापन दाता है ना, उनको ये भरोसा रहता है कि हम आपको एक ही चीज़ को 10 बार दिखाएंगे तो आपका जो मतलब कि मन है ना, वो अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाएगा कि चलिए यार वही वाला सामान लेके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखो, कैसे मतलब कि इतना भर भर के उसका ऐड देते हैं। जो क्रीम लगाने के बाद लोग गोरे हो जा रहे हैं, हम लोग लगा लेते हैं तो दाना से ही परेशान हो जाते हैं, मतलब भर भर के पिंपल्स आ जाते हैं। पता नहीं कौन सी वो स्किन है कि लोग ऐड देखे गए ले आए और उसके बाद लगा के गोरे चिट्टे निकाल रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है केवल ऐड में ही होता है, सामने से तो कुछ होता नहीं है, या फिर होता होगा मेरे ही साथ सब प्रकृति अन्याय कर रही हो। खैर आगे देखिए, ये तो मज़े की बात थी। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये पैडागोजी से है, क्योंकि पैडागोजी के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं। कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच या टीवी शो के दौरान विज्ञापन जो है वो बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? तो मैंने अभी अभी जो बताया वही इसका रीज़न होगा। समय भरने के लिए नहीं भैया, समय भरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही जब चलता रहता है क्रिकेट तो लोग उसी में मगन रहते हैं। कह रहे हैं क्योंकि चैनल के पास कोई अन्य सामग्री नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर देखिए, इस आशा के साथ कि दर्शक बाहर जाकर जो विज्ञापित वस्तु है उसको खरीदेंगे, तो हाँ यही बात है। ठीक है, तो ये जो भर भर के ऐड दिए जाते हैं इसके पीछे का मेन कारण यही होता है, मैनिपुलेट करना। ठीक है, ये जो कस्टमर्स हैं उनको अपने साइड आकर्षित करना। जब बार बार आप किसी चीज़ को देखोगे तो आपके मन में एक बार तो लगेगा कि चलो यार ले लेते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भर भर के कोर्स बेच रहे हैं, और लगभग सारे लोगों के कोर्स बहुत धुआंधार तरीके से चल रहे हैं, और आप समझ ही रहे हैं कैसे ये होता है, ऐड की वजह से होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं कि टेलीविजन के प्रारंभिक रूप जिसका नाम क्या था, टेलीवाइजर, इसका आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, क्या जॉन एल बैड के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, ग्राहम बेल या फिर न्यूटन? बताइए कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात जॉन एल वैड। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का टेलीविज़न था जिसको नाम दिया जाता था टेलीवाइजर, इसके आविष्कारक थे जॉन एल वैड। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। फटाफट एनसीईआरटी में देख लेते हैं, उसके बाद अभी काम बहुत ज़्यादा है आज। तो ये है हमारी एनसीईआरटी। आप देखिए ये लोग बैठ के अपना कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं देखना आपको। यहाँ देखिए कितना बढ़िया वीआईपी तरीके से चित्र वगैरह दिखाया गया है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग जो ये मीडिया कहते हैं वो है क्या। तो यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं कि प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए एक शब्द है जो यूज़ में आता है, और उस शब्द को क्या कहा जाता है, मीडिया। ठीक है, तो मीडिया के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ आएंगे, यानी कि सामूहिक रूप से रेडियो हो गया, टेलीविज़न है, अखबार, इंटरनेट और भी जो संचार के अन्य माध्यम हैं, वो सब मिल करके जो मीडिया शब्द है उसका निर्माण करते हैं। याद रहना चाहिए ये आपको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो मीडिया है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ स्थानीय मेले की दुकान से लेकर के टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब को हम लोग क्या मान लेते हैं कि भाई ये संचार का माध्यम है, अर्थात ये मीडिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और हमने बताया कि जो मीडिया शब्द है ये अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि जो कि मीडिया है इसका तात्पर्य क्या है कि इसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, वो होता है माध्यम। ठीक है, तो हम अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीडिया, अर्थात मीडियम या माध्यम। तो मीडिया और माध्यम क्या है, अपने विचारों को दूसरे तक प्रदान करने का माध्यम है, यानी कि मीडिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मीडिया का जो संदर्भ है वो संचार माध्यमों से है, और यही कारण है कि हर चीज़, जैसे वो फ़ोन पे बात करना हो या फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखना हो, या आप हमारे साथ जो कि जब शाम को 6 बजे क्लास होती है तो आप लोग हमारे साथ चैट करते हैं, वो हर एक प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपने विचारों को हमारे तक या हम अपने विचारों को आप तक
भेज रहे हैं वो सब का सब क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा मीडिया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि टेलीविज़न, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक है, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों तक है, और यही कारण है कि इनको मास मीडिया कहा जाता है, यानी कि जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो जनसंचार माध्यम और माध्यम में क्या अंतर है? तो मीडिया तो हम उसे भी कह सकते हैं जो केवल और केवल कुछ लोगों तक पहुंच मतलब कि बना के रखे, या हम और आप दो लोग मतलब कि फ़ोन से बात करें तो वो क्या है, वो भी एक तरह का मीडिया ही है, क्योंकि हमारी विचार जो हैं वो उस मतलब किससे, मोबाइल से आपके तक पहुंच रहे हैं, अर्थात वो क्या है, वो मीडिया है। लेकिन टीवी वगैरह को आप देखिए तो टीवी वगैरह पे जो न्यूज़ वगैरह बनती हैं, आप देखिए ना केवल उसको देश में बल्कि विदेशों तक भी पहुंच जाता है, अर्थात बहुत सारे लोग एक साथ एक ही कंटेंट को देख रहे हैं। इसी वजह से उसको हम लोग मास मीडिया के नाम से जानते हैं, अर्थात जनसंचार माध्यम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मीडिया और मतलब कि मास मीडिया में इतना माइनर सा अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, तो कहा जाता है जो गुटेनबर्ग हैं इनके द्वारा सर्वप्रथम वो जो छपाई वाली मशीन है उसका आविष्कार किया गया था, और इन्होंने सबसे पहले जो छपाई की थी वो बाइबल ही था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि गुटेनबर्ग के द्वारा जो छपाई मशीन है वो चलाई गई थी और स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि संचार माध्यम और तकनीक क्या है। तो आज की जो हमारी स्थिति है, हम लोग सोच सकते हैं ना कि अरे भगवान, अगर मोबाइल ना रहे तो कैसे जीवन कटे लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही मोबाइल इसी तरह से अवेलेबल था, या फिर अभी जैसे मोबाइल ना भी रहे कोई बात नहीं, कम से कम टीवी वगैरह रहे तो थोड़ा टाइम पास हो जाए, इस तरह से तो लोग उम्मीद लगा के ही रखते हैं। लेकिन बहुत सालों पहले तक, बहुत सालों क्या, आप देखिए 20-25 सालों पहले, मतलब 20-25 साल पहले तक ही इतनी ज़्यादा उपलब्धता टेलीविज़न वगैरह की नहीं थी, मोबाइल फ़ोन तो शायद ही कुछ लोगों के पास रहा हो। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा। तो हाँ भाई, बहुत कठिन है। आजकल के लोगों को ना एक रोग हो गया है, उसका नाम है नोमोफोबिया। क्या है? नोमोफोबिया। ये होता है कि मोबाइल ना रहने का डर, अर्थात इस डर से हमेशा मतलब कि परेशान रहना कि हे भगवान, अगर अपने पास मोबाइल नहीं रहा तो कैसे जीवन जिएंगे हम। तो ये कौन सा डर है? ये है नोमोफोबिया। ठीक है, तो किसको किसको नोमोफोबिया है फ़ौरन कमेंट करें। भाई मुझे तो है, मेरा फ़ोन मतलब दूर चला जाए कहीं तो मुझे तो नींद ना आवे रात की। ठीक है, तो आप बताइए कौन कौन है हमारी कैटेगरी में जिनको यही नोमोफोबिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट का यदि हम विस्तृत उपयोग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष या 25 वर्ष भी नहीं होंगे, 20-25 वर्ष पहले ही इनका जो मतलब कि प्रादुर्भाव है वो हमें देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। तो हाँ भाई, ये स्थिर नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए कि हम अखबारों और पत्रकारों या पत्र मतलब जो पत्रिकाएं हैं, जो हम लोग मैगजीन्स की बात करते हैं, तो जो न्यूज़पेपर और मतलब मैगजीन्स हैं, इनकी छपे हुए माध्यम के रूप में, और जब टीवी तथा जो मतलब कि रेडियो है इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में मतलब कि समझते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो अखबार और पत्रिकाएं हैं ये चूँकि लिखे हुए आते हैं तो इन्हें हम लोग छपे हुए माध्यम के रूप में समझते हैं, और जो टीवी है, रेडियो है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं उनको हम लोग कैसे समझते हैं, तो भाई वो सब इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के रूप में आए। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे हैं कि तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये केबल नेटवर्क की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, सैटेलाइट्स हैं, केबल नेटवर्क्स हैं, जिससे एक ही जगह से लोग बहुत दूर दूर तक अपना जो संचार है वो कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे हैं इससे ध्वनि की मतलब ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन जो तकनीक है ये इससे भी अधिक कुछ करती है। कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में भी परिवर्तन लाती है। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि जो तकनीक है वो हमारे जीवन के ढंग मतलब हमारे जीवन के सोचने के ढंग के बारे में भी परिवर्तन लाने का काम करती है। ठीक है, फिर देखिए फॉर एग्जांपल, कह रहे हैं कि आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन जीने की कल्पना करना बहुत कठिन है। तो हाँ भाई, बहुत कठिन है। फिर देखिए, कह रहे हैं टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। तो हाँ, ये बात सही है, टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत नज़दीक ला दिया है। ठीक है, अब उस टेलीविज़न में आप सोच सक रहे हैं हम तो टीवी देखबे नहीं करते, तो टीवी नहीं देखते ना, मोबाइल तो देखते हैं, तो बात तो एक ही है ना, वो भी तो मीडिया का ही एक माध्यम है। सॉरी, मीडिया तो अपने आप में ही माध्यम होता है। ठीक है,
कह रहे हैं कि टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र जो है सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से बहुत दूर तक फैले हुए हैं, और इसी वजह से जब चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं तो बहुत दूर तक लोग उसको देख पाते हैं। कह रहे हैं कि इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और जो मनोरंजक कार्यक्रम है उसको देख पाते हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए जो मतलब कि टीवी पे कार्टून वगैरह दिखाया जाता है वो आप देखिए कि ज़्यादातर जापान या यूएसए के होते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि जो बहुत ज़्यादा मोटू पतलू टाइप के जो भी कार्टून्स वगैरह आप लोग देखे हों, मैंने कोई कार्टून आज तक नहीं देखा है, तो सामान्यतः जो कार्टून है वो कहाँ बनते हैं, जापान या फिर यूएसए में, और हम लोग देखिए कहाँ देख रहे हैं उसको, भारत में। तो आप समझिए आसान नहीं है ये। उसके साथ साथ आप देखिए कि हम चेन्नई में बैठे हुए, चेन्नई में क्यों, तो भाई भारत देश का दक्षिणी तट है चेन्नई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हम भारत देश के चेन्नई में बैठे हुए अमेरिका का जो फ्लोरिडा है उसके समुद्री तूफानों की जो छवि है उसको देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को इतना नज़दीक ला दिया है, ठीक है। तो ये जो मास मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है, ना केवल देशों में बल्कि विदेश की में भी क्या घटनाएं हो रही हैं उनको हमें जानने में, ठीक है। यहाँ आपसे एक पॉइंट दिया गया है, आप इसको देखिए कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से जो पत्रकारिता की दुनिया है इसमें काफ़ी चेंज आया है। यहाँ देखिए संचार माध्यम और धन, तो वही चीज़ें हैं कि आखिरकार ये जो संचार माध्यम है उससे धन वगैरह की प्राप्ति कैसे होती है। तो भाई जो तकनीक है वो बहुत खर्चीली है, ये तो हम सभी जानते हैं। और क्यों खर्चीली है, तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी जो समाचार वाचक है वो बैठता है वहाँ पहले तो लाइट होनी चाहिए, पता चला लाइट ही नहीं है तो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। बेहतरीन कैमरा होना चाहिए, ध्वनि रिकॉर्डर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और साथ में संप्रेषण के लिए सैटेलाइट वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए। तो मतलब इसी वजह से आप देखिए कि जो ये संचार है या जनसंचार है ये बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही पैसे नहीं दिए जाते हैं, अन्य लोगों को भी मतलब पेमेंट वगैरह दिया जाता है, जो प्रसारण में सहायक होते हैं। पता चला केवल और केवल जो कथावाचक है, कथावाचक इनमें जो सो समाचार कहना है केवल उसको ही पैसा मिल रहा है, तो अन्य लोग ढंग से काम ही नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं बता पाओगे। कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यम निरंतर चेंज होते रहते हैं, तो हाँ भाई चेंज तो होते रहते हैं। पहले कहाँ देखिए जो है मतलब बाजा आया करता था, बाजा मतलब क्या बोलते थे, टेप रिकॉर्डर, और आज देखिए सबके पास अपना अपना एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है। तो भाई संचार में चेंज तो आया है। पहले टीवी वगैरह हुआ करती थी, आज देखिए टीवी वगैरह दिखेगी ही नहीं जल्दी कि, या हम लोगों के यहाँ तो नहीं है, मेरे मोहल्ले में 5-6 घर हैं, लेकिन 5-6 घरों में शायद एक ही व्यक्ति हैं जिनके घर में टीवी चलती फिरती है, बाकी है सबके यहाँ टीवी चलती किसी के यहाँ नहीं है। आगे देखिए, तो मतलब कुल मिलाकर के चेंज आ गया है, और फ़ोन छोटे छोटे बच्चों के ही हाथ में आ गया है, ठीक है। फिर देखिए आगे आपसे क्या करें कि टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, यह आप याद रखिएगा। यहाँ आपको ना एक पॉइंट दिया गया है कि ये जो यंत्र है ये क्या है एग्जैक्टली, तो टेलीविज़न का प्राचीन रूप जिसका नाम क्या था, टेलीवाइज़र, ठीक है। और इसको आविष्कार किसने किया था, तो भाई इनके मतलब कि जॉन एल बैड के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो जनसंचार माध्यम है इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो वही आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जनसंचार जो माध्यम है उनके पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है विज्ञापन, यानी कि एड, ठीक है, एडवर्टाइज, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, इन सभी का ऐड आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई भी टेलीविज़न पे कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मतलब जैसे मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं कोई टेलीविज़न पे सीरियल वगैरह देख नहीं रही। टेलीविज़न पे तो नहीं, मोबाइल पे देखा करती थी। जैसे एक सीरियल आता था जो मैं देखा करती थी, शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो अगर आप शक्ति सीरियल देखने बैठे तो आप देखिए मतलब 20-25 मिनट का एक एपिसोड आता था और उसके बीच में 3-4 ऐड आता था। तो ये जो ऐड आ रहा है यही ऐड ही है पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और आपको आगे बता रहे हैं कि जैसे सपोज़ दैट जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनकी बात करें तो जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो हर ओवर के बाद बार-बार वही विज्ञापन दिखाया जाता है, जिस तरह और इस तरह प्रायः बार-बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे जो है अध्याय में पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा। और आगे आपसे बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो विज्ञापन है ना, ये बार-बार आपको क्यों दिखाए जाते हैं? तो इसी उम्मीद से दिखाए जाते हैं कि आप बाहर जा कर के जो विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु है उसको खरीदेंगे। खरीदेंगे तो भाई ज़ाहिर-सी बात है जो मतलब प्रोड्यूसर है उसको लाभ होना ही है।
फिर देखिए कह रहे हैं कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य समझिए पहले, अगर मास मीडिया है तो फिर कितना ज़्यादा पैसा मिलता है ऐड का। क्या मेरा भी चैनल कभी ऐसा बनेगा कि अगर एक ऐड आए तो उसका दाँत तेरी की 1 लाख रुपया मिले? खैर चलिए आगे देखिए। तो कह रहे हैं कि 10 सेकंड का अगर विज्ञापन देना है ना तो उसका मूल्य लोकप्रियता और समय के आधार पर होता है। जैसे आप देखिए 1000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सोचिए मतलब हद हो गई है। पैसा ही पैसा है अगर जिन्होंने अपना टीवी चैनल बना रखा है न्यूज़ देने वालों का। खैर आगे देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि संचार माध्यम और लोकतंत्र, तो समझिए ये संचार माध्यम और लोकतंत्र का क्या संबंध है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में देश और संचार के मतलब संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पे चर्चा करने में संचार माध्यमों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आजकल हम लोगों का जो मीडिया है उसको लोग गोदी मीडिया कह के चिढ़ाते हैं और इसके पीछे का रीज़न है कहीं ना कहीं जो मतलब कि दिखाना चाहिए उन्हें न्यूज़ में, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। अभी कुछ लोगों को बहुत ख़राब लग जाएगा लेकिन मैं बोल ही देती हूँ। आजकल मैंने देखा हुआ है कि यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं उन्होंने ना फ़ेमस होने के लिए एक ट्रेंड अपना लिया है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा कि यूट्यूब पर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फ़ेमस होने के लिए जो टीचर्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड अपना लिया है कि जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनमें कमेंटबाज़ी करना। आप देखेंगे ध्यान से मेरी इस बात को सुन करके जब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं फ़ेमस होने के लिए महिलाओं पे कमेंटबाज़ी करते हैं, ठीक है? महिलाएँ ऐसा करती हैं, महिलाएँ वैसा करती हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं, लड़कियाँ वैसी हैं। इवन जो फीमेल टीचर्स हैं वो भी। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन भगवान करे क्या ही कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे संचार माध्यम और लोकतंत्र में तो गोदी मीडिया का तो हमने बता ही दिया है, क्यों उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। अभी देखिए जो टॉपिक है, जो संचार माध्यम है ना, इनसे नागरिक जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं कि संचार किस प्रकार काम कर रहा है, ठीक है? यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आग्रह करके कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन करता है? अब मुझे तो नहीं पता कौन करता है। यहाँ पे ना कुछ ऐड दिए हुए हैं, ठीक है? जैसे जो ऐड वगैरह है वो कैसे आते हैं वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अर्थात जैसे ये ऐड है, कैसा ऐड है कि मतलब लोग जो है ना वो मतलब कि क्या किए हैं, चक्का जाम कर दिए हैं। एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो फैला रही है और गवर्नमेंट उस पे चुप है। अब जब गवर्नमेंट चुप है तो लोग खुद ही जो है आ गए हैं आगे कि बस बहुत हुआ, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है, हम लोगों की तो हेल्थ के साथ गेम बज रहा है। तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, मतलब पढ़ ज़रूर लीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। तो बस इतना ही, मतलब कि चूँकि इतने ही एमसीक्यू मैंने लिए हुए थे, अब आगे का जो एमसीक्यू है वो कल लेंगे और उसी के साथ फिर जो आगे का पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमने जितना लिया हुआ था लगभग आधा चैप्टर आज समाप्त कर दिया है। आगे का जो चैप्टर है वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज की वीडियो समाप्त हुई। अरे ये तो एक सेगमेंट समाप्त हुआ ना, पॉलिटी वाला सेगमेंट अब समाप्त हुआ है आज का। अब हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है? और लास्ट में हम लोग हिस्ट्री। तो पूरा वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा तभी आपको बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन, और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज जो हमारा आ गया है वो है क्लास 8 और टॉपिक का नाम है संसाधन, ठीक है? तो चलिए पहला देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, अर्थात वो क्या चीज़ है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देती है, बताइए। मनुष्य जो है वो क्या कोई संसाधन है? तो मनुष्य नॉर्मली तो कोई संसाधन नहीं है, लेकिन हाँ जब उसके अंदर कोई स्किल आ जाती है ना तो फिर वो संसाधन बन जाता है, ठीक है? तो चलिए, तो बताइए वो कौन-सी चीज़ है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन के रूप में बना देगी? तो पहला देखिए कह रहे हैं इसकी मात्रा, यानी कि इसकी क्वांटिटी। तो भैया मात्रा थोड़ी ना उसको संसाधन बनाएगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहे हैं कि इसकी उपयोगिता अथवा इसकी जो प्रयोज्यता है वो, तो हाँ भाई यही हो जाएगा, ठीक है? इसकी उपयोगिता और इसकी जो प्रयोज्यता है उसी आधार पे पता चलता है कि कोई वस्तु संसाधन है या नहीं, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता ही उसे संसाधन के रूप में चेंज करती है। जब किसी वस्तु का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और उसका कुछ वैल्यू होता है तो वो संसाधन कहलाती है। अर्थात अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए संसाधन वो नहीं कहलाएगा, ठीक है? ये मेन पॉइंट होता है। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, और जो अनवीकरणीय है उनका हम रीयूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, ठीक है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, आप देखिए अगर एक बार अपनी बाइक में आपने पेट्रोल फिल किया तो उसके बाद फिर उसका जो है खत्म ही हो जाना है, दोबारा से आप उसे रीयूज नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कहीं न कहीं जो अनवीकरणीय जो संसाधन हैं, उनको कहा जाता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएँगे, और जो नवीकरणीय संसाधन हैं, वो जल्दी समाप्त तो नहीं होंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग एनसीईआरटी में डिटेल में देखेंगे। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो बताइए कौन है जो जल्दी ही निपट जाएगा। तो बताइए क्या सोलर यानी कि सौर ऊर्जा, तो सूर्य भगवान क्या रोशनी देना कल से बंद कर देंगे हम लोग। अगर सूर्य को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो क्या वो बंद हो जाएंगे, उनकी जो प्रकाश है वो खत्म हो जाएगा? नहीं ना, उनका तो अपना एक समय है कि हाँ इतने वर्षों तक सूर्य चमकता रहेगा, तो फिर उससे तो दिक्कत नहीं होगी कि हमारे यूज़ करने से वो खत्म हो जाएगा, नहीं ना। तो इस वजह से भाई सोलर एनर्जी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए विंड एनर्जी, तो पवन ऊर्जा, तो ऐसा तो है नहीं कि जब पवन चल रही, तो अगर आपने पवन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने पवन से कुछ बना लिया तो खत्म हो जाएगा, नहीं ना। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, यानी कि जो ज्वार भाटा आ रहा है उससे जो एनर्जी जनरेट की जा रही है, क्या आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा? नहीं। लेकिन आप देखिए कोल यानी कि कोयला, तो ये ना सीमित संसाधन है, सीमित भंडार है इसका। आप इसे लगातार यूज़ करते जाएंगे, लगातार यूज़ करते जाएंगे, तो आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगा। अर्थात यही एक ऐसा साधन है, यही एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय है, यानी कि रीयूजेबल नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ये सभी अनवीकरणीय यानी कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, और इनका जो भंडार है वो सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद इनको दोबारा से बनने में हजारों साल लग जाएंगे, और हजारों साल आप समझ ही रहे हैं कि कोई एक मानव 1000 साल तो जीने वाला है नहीं। तो अगर आपके जीवन में एक बार ये संसाधन धरती पर से खत्म हो गए, तो फिर आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ियों के बाद ये संसाधन दोबारा से इस धरती पे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसका मतलब क्या है। तो हमने आपको कई बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया, लेकिन क्लास 6-7 की एनसीईआरटी में ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, या सस्टेनेबल जो चीज़ है उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन क्लास 8 का पहला ही चैप्टर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि आखिरकार ये होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हमने लक्ष्य तो रख लिया है कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17 गोल हमने रखे हुए अचीव करना है, लेकिन है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही नहीं पता, तो फिर कैसे काम चलेगा। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना। अरे भैया, जब अंधाधुंध प्रयोग कर लोगे तो फिर कहाँ से सस्टेनेबल हुआ, वो तो एकदम में खत्म ही हो जाएगा। फिर देखिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए इसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, तो एकदम सही हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो सतत पोषी विकास है, इसका मतलब है आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान को इस तरह से यूज़ कीजिए कि जो आपकी भावी पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए संसाधन बचा रहे। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसी अपने ही जीवन में सारा का सारा पेट्रोल ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आपके जब बच्चे होंगे, उनकी जो पीढ़ी आएगी, वो गरियाते रहें आपको कि जब हमारा सीज़न आया, हमारा जब समय आया तो फिर बताओ पेट्रोल ही नहीं बचा है, अब हम लोग क्या करें? आप सारे के सारा जो जल है अभी ही ख़त्म कर देंगे, तो फिर आने वाली जो आपकी भावी पीढ़ी है, वो बेचारे जल के लिए कहाँ जाएँगे? आजकल मैंने देखा हुआ है इंस्टा पे एक बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉइंट्स देखा हुआ है कि वायरल रहता है कि देख बहन जब अपनी बारी आई तो लड़के लड़के से शादी करने लगे। सॉरी, तो वही चीज़ है कुल मिलाकर के कि जो मतलब कि हमारी पीढ़ियाँ आएँगी तो वो लोग गरियाते रहेंगे कि बताओ जब हम लोगों का टाइम आया बाइक चलाने का, तो हमारे पेरेंट्स तो हमारे हिस्से का सारा डीज़ल पेट्रोल पहले ही ख़त्म करके चले गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए, थोड़ा-सा हँसी मज़ाक हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो देखिए जो सतत पोषी विकास है, इसका अर्थ क्या है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी, मतलब केवल आप ही नहीं बल्कि आपकी जो भावी पीढ़ियां हैं, आपके जो आल औलाद हैं, आपके जो पोते पोतियां होंगे, उनके लिए भी संसाधन बचा रहे। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन से दो कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो नॉर्मली वो पदार्थ है, लेकिन उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में कौन सी जो चीज़ें हैं वो यूज़फुल होंगी। बताइए, कह रहे हैं क्या समय और टेक्नोलॉजी, दूसरा देखिए मृदा और जल, या फिर वर्षा और तापमान, या फिर धन और श्रम। तो ये सब नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा समय और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो टाइम एंड प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। आप देखिए
ऐसा तो है नहीं कि सूर्य आज हम लोगों के टाइम पीरियड में चमकना स्टार्ट हुआ है। सूर्य तो जब हमारे पूर्वज थे, अर्थात आप देखिए तो जब पाषाण काल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सूर्य तो तब भी चमकता था, लेकिन उस समय की बात थी, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन लोगों ने सोलर लाइट को नहीं बनाया। आज हम लोगों का समय है भाई, देखिए टेक्नोलॉजी है, टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई, और देखिए हम लोग सूर्य को कैसे यूज़ कर रहे हैं, सोलर लाइट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास भी एक छोटा सा फ़ैन है जो सोलर से डायरेक्ट चलता है, आप उसको वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो और वो चलता रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोलर पैनल घर में रखवा के रखे हुए हैं, लगवाए हुए हैं, जिससे बहुत सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन भी चला रहे हैं, लाइट भी जला रहे हैं। इवन मैंने तो सुना है फ्रिज वगैरह भी चल जाती है। भाई बड़े लोग हैं, वो लोग जाने, मैंने नहीं देखा है ये सब करते हुए। मेरे यहाँ तो छोटा सा पंखा है, मैंने उसी को चलते देखा है। चलिए आगे देखिए। तो देखिए टाइम और टेक्नोलॉजी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में हैं, जो कि किसी भी पदार्थ को संसाधन में चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आप देखिए आग की खोज और पहिए का आविष्कार, ये सब क्या है, ये इसी का मतलब एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। हमने तो एकदम नया नवेला एग्जाम्पल आपको दिया। जैसे देखिए टाइडल एनर्जी जो जनरेट की जाती है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के टाइम में ही ज्वार भाटा आ रहा है, ज्वार भाटा पहले भी आता था, लेकिन टेक्नोलॉजी और टाइम ने इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में मतलब कि अपना जो समय है वो लगाया हुआ है। आगे देखिए। फिर देखिए आपसे कह रहे हैं कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको बताना होगा आपको, इसको एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिकार, अर्थात पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए कोई नई बीमारी आई, जैसे कोई भी नई बीमारी आई और उसका कोई इलाज संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई एक कंपनी है जिसने बहुत टाइम तक मेहनत किया, बहुत प्रयास किया और उसने अपना पूरा मतलब कि जोर लगा करके बहुत ज़्यादा लैब में टेस्ट वगैरह करके उस बीमारी का इलाज खोज लिया। ठीक है, ऐसी कोई दवाई बनाई जो कि मतलब कि उस बीमारी के इलाज के लिए कारगर है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई आपने इस दवा की खोज की है, इसमें आपने श्रम लगाया, ठीक है, अपना पैसा भी लगाया है, जाहिर सी बात है लैब में टेस्ट वगैरह करने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, श्रम लगाया, पैसा लगाया और साथ में अपना टाइम भी दिया है, लोगों को भी रखा है, तो उन्हें पेटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पेटेंट है ना, ये 20 साल के लिए मान्य होता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि चलो भैया 20 साल में तुमने जितना भी अपना पैसा पूंजी लगाया हुआ है तुम अपना वसूल लो, और जिस सामान का पेटेंट जिस भी कंपनी के पास रहता है उस सामान को कोई और कंपनी उस फॉर्मूले को यूज़ करके नहीं बना सकती जब तक कि पेटेंट समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो जो हम लोग जेनेरिक दवाइयाँ देखते हैं ना, वो जेनेरिक दवाइयाँ इन्हीं पेटेंट से ही, जब पेटेंट इनका ख़त्म होता है तो उसी फार्मूला बेस्ड जो दवाइयाँ हैं उसको हम लोग जेनरिक बोल देते हैं। सामान्यतः जब कोई नई दवा आती है, जैसे कैंसर की कोई मेडिसिन, ऐसी कैंसर की मेडिसिन बनी जो कि बस खाते ही कैंसर सेल्स सब का सब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो समय की बात होती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी खोज हो सकती है, और जो कंपनी उस टाइम पे उस कैंसर की दवा को बनाएगी उसको पेटेंट मिलेगा 20 साल के लिए। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि 20 साल में ख़त्म हो ही जाएगा। अगर वो कंपनी कहती है कि नहीं, हमने जितना पैसा जितना श्रम लगाया हुआ है उतना हम अभी वसूल नहीं पाए हैं, तो आगे के लिए भी पेटेंट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखी होगी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो बहुत महंगी मिलती हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न होता है पेटेंट। ठीक है, तो किसी एक कंपनी का पेटेंट है उस दवाई पर, इसी वजह से वो दवा महंगी है। बाकी सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब जेनरिक मेडिसिन हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको कि पेटेंट क्या होता है। तो देखिए कह रहे हैं कि पेटेंट जो है इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। ठीक है, जैसे आपने कोई नया विचार दिया, ठीक, और आप चाहते हैं कि आप उसको पेटेंट करा लें, तो फिर हाँ भैया पेटेंट करवा लीजिए। आपके विचार को कोई और कॉपी करके नहीं, अब ये नहीं कह सकता है कि देखो ये हमारा विचार है, हमारे ही मन से आया हुआ है। अब देखिए कॉपीराइट का इशू आता है, जो लोग वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं, अगर किसी के भी कंटेंट को एज इट इज़ पेस्ट कर दिए अपने चैनल पे, तो उनके पास ना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो क्यों आ जाता है भैया? इसी वजह से ना, क्योंकि पेटेंट पेटेंट होता है। चलिए आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने नुस्खे होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जुकाम हुई तो काढ़ा पी लो, ये क्या है? ये दादी नानी के मतलब बताए गए नुस्खे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं इसकी जो है स्पेशल क्लासेस ली हैं, घर में ही मम्मी ने बता दिया, दादी थी दादी ने बता दिया, तो ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन अगर उसी बात को, यानी कि यही जो घरेलू नुस्खा है इसका कोई कंपनी पेटेंट करवा ले तो भैया वो फिर बात ही खत्म हो जाती है उसका, फिर तो वो मूल्यवान हो जाएगा, यानी कि संसाधन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आगे देखिए अगला जो पॉइंट है
यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित संसाधन है, अर्थात जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि नेचर ने नहीं दिया है, मानव खुद बना रहा है। तो झरने का जल, अरे भैया ये जो स्प्रिंग वाटर है ना, ये नेचर ने हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो कैसा संसाधन है, ये मतलब मैन मेड नहीं है, ये नेचर के द्वारा प्रदत्त है, तो इसका उत्तर तो ये नहीं होगा। फिर देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो उष्णकटिबंधीय वन, तो ये भी नेचर के द्वारा ही दिया जाता है, मैन मेड नहीं है। मिनरल्स या फिर मेडिसिन और मतलब कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, तो अभी हमने बताया कि जो कैंसर के उपचार के लिए दवाइयाँ बनेंगी वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष या किसी न किसी कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, तो भाई वो फिर क्या हो जाएगी, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएगा, अर्थात मतलब कि मानव निर्मित संसाधन के रूप में इसको सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे मिनरल्स जो खनिज वगैरह हैं, तो ये सब ना नेचर ने ही हमें दिया हुआ है, चाहे खनिज हो, चाहे झरना हो, चाहे मतलब कि वन वगैरह हो, या फिर जो समुद्र है, समुद्र का जो पानी है, ये सारी चीज़ें, हवा है, तो ये सब हमें नेचर ने ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें आप देखिए जल, वन, खनिज, ये सब आ जाएंगे, जबकि जो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, इसमें आप देखिए मनुष्य जो है उनका मूल रूप चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मेडिसिन यानी दवाइयाँ हैं, पुल भी एक संसाधन हो जाते हैं क्योंकि लोगों के आवाजाही में ये यूज़ आते हैं, सड़क हैं, मशीनें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मानवों के द्वारा बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर के जो चीज़ें मानवों ने निर्मित की हैं अपने उपयोग के लिए, वो सब क्या हैं, वो सब मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं कि संसाधनों को मतलब सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या ये संसाधन ह्रास हो जाएगा। अब नवीकरण कर रहे हैं तो ह्रास तो होगा नहीं। संरक्षण या फिर संसाधन प्रदूषण या प्रौद्योगिकी, तो सबसे बेहतर जो उत्तर मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो आप देखिए संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें दोबारा बनने या नवीकरण करने के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधन संरक्षण, ठीक है। इतना टाइम हो गया, मैंने एक को बार तो कहा ही नहीं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मुझे भुला जाता है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि कब मेरे 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गए और कब मतलब इतना सारा कंटेंट बता दिया, और उसके बाद भी मैंने एक बार नहीं कहा कि आप लाइक वाइक कर दो। तो आप लोगों की ये मतलब कि नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत डिटेल में एनालिसिस के साथ एक एक लाइन एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। और लाइक करना ही नहीं, कम से कम 2-4 लोगों को शेयर भी कर दिया करिए। और ये तो नहीं कहेंगे कि हाइप कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अपना हाइप तो उसी दिन यूज़ कर लिया होगा, क्योंकि हमने कहा था भैया जो 2021 का हमने PYQ सॉल्व कराया है उसको हाइप कर दीजिए। हालांकि कम लोगों ने हाइप किया, पर ठीक है, जिन लोगों ने भी किया उनको तहे दिल से थैंक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो सैटरडे को क्लास होगी उसको तो एकदम मिस नहीं करना है, और उस वीडियो को भी खूब हाइप करना है, इतना हाइप करना है कि बस वो एकदम रैंक करने लग जाए, ठीक है। तो सैटरडे वाली वीडियो को हाइप करना है, और वो वीडियो ना हम दोपहर में 1 बजे लाएंगे। कितने बजे? दोपहर में 1 बजे। तो जो लोग 1 बजे देख सकेंगे 1 बजे देख लीजिएगा, नहीं तो फिर शाम को दिन में जब तक मर्जी करेगा तब तक देखिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या करें कि मनुष्यों को संसाधन क्यों माना जाता है, बताइए। मनुष्य जो है वो संसाधन है तो क्यों है? तो क्या जो केवल खा के सो रहा है वो संसाधन है? नहीं नहीं, जिसके अंदर स्किल होती है वो संसाधन है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि उनके पास पैसा है। अरे भैया पैसा है तो तुम संसाधन नहीं हो, ठीक है। तुम तो साथ मतलब कि किसी का साथ दे हो जाओगे, कोई तुमको यूज करके चला जाएगा, वस्तुकरण हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ज़्यादा पैसा है तो। फिर देखो कह रहे हैं उनके ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी के कारण, तो हाँ एकदम सही बात है। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास नॉलेज है, तब तो आप संसाधन हो। केवल खा के सो रहे हो, कूड़ा करकट जैसे हो, तो फिर आप संसाधन नहीं हो। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो लोग यानी कि ह्यूमन या मानव ही सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन होता है, क्योंकि उनके विचार, ज्ञान और आविष्कार तथा कौशल यही तो हैं जो प्रकृति के पदार्थों को और अधिक उपयोगी संसाधन के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य उन्हें बहुमूल्य संसाधन बनाने का काम करता है। पता चला आप बीमार हैं तो फिर काहे बात के संसाधन रह जाएंगे, और एजुकेशन ही नहीं मिली है तो फिर कहाँ से संसाधन हो पाएंगे, फिर तो खाओ पियो सो, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मनुष्य को संसाधन बनने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन का, और ये क्या आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं है लेकिन फिर भी वो महत्वपूर्ण है, बताइए।
तो जैसे आँखों को मतलब कि क्या कहते हैं, शोभा देने वाले नहीं, आँखों को सुख देने वाले जो मनोरम दृश्य होते हैं, वो आप देखिए भले ही उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं, अर्थात आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आप देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है? और कुछ तो ऐसे होते हैं भाई जैसे जिनका आर्थिक मूल्य होता ही है, जैसे मेटल, तो जो मेटल है उनका तो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे कि एक मनोरम भूदृश्य या सुंदर नज़ारा, ठीक है? आगे देखिए, लेकिन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताओं यानी कि मानसिक शक्ति नहीं, मानसिक शांति आदि को पूरा करते हैं, ठीक है? अब हम लोग आंखों को सुख देने वाला कोई मनोरम दृश्य देखते हैं तो अंदर से जो है शांति महसूस होती है। और संसाधन में अगर ठीक ठाक मतलब जो धातु हैं, मेटल्स हैं, उनका यूज़ करके भी हमें मतलब कि शांति ही मिलती है कुल मिला करके, ठीक है? जैसे धातुओं से बना हुआ है बाइक, आपको कहीं जाना है, आपने उसको यूज़ किया तो कहीं न कहीं वो आपको सुख तो दे ही रहा है, वरना आप पैदल घसीटते हुए जाते, हाथ-पैर अलग से दर्द करता और लेट से पहुँचते भी, ठीक है? और आप मोबाइल देखिए, ये भी तो है तो धातु का ही बना हुआ है, ठीक है? और ये भी देखिए कितना सुख देता है। इवन जो आँखों को सुख देने वाले सुख है वो भी इसी के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, आगे देखिए। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो किसका एग्ज़ाम्पल है? पहला देखिए नेचुरल रिसोर्स का। तो बताइए क्या टेक्नोलॉजी जो है भगवान ने हमको बना के दी है? बताइए क्या नेचुरल रिसोर्स है? नहीं ना। मानव निर्मित संसाधन, अनवीकरणीय या फिर जैविक संसाधन? बताइए क्या हो जाएगा? बायोटिक तो होगा नहीं बिल्कुल भी। और अनवीकरणीय संसाधन, अगर मोबाइल खराब हो जाए तो क्या उसको रिपेयर नहीं कराया जा सकता? मोबाइल को फिर से गला के नया मोबाइल नहीं बन जाता? बन जाता है ना, तो ये अनवीकरणीय नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधन है नहीं, अर्थात ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है? यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है यानी कि प्रौद्योगिकी, ये कैसा है? तो ये मानव निर्मित संसाधन है और ये किसी कौशल को करने या फिर वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग करता है, जिसे मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, ठीक है? चलिए हम लोग फटाफट इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर अगर 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास तो फिर हिस्ट्री वाला सेगमेंट आज फिर नहीं रह मतलब कि कर पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं लेनी है, लोग ऊब जाते हैं। चलिए, ये है हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 ज्योग्राफी, ठीक है? चैप्टर नाम संसाधन हमने पहले ही बता दिया, फटाफट देखते हैं। तो एनसीईआरटी की आदत है कि वो मतलब कि बच्चों से ही चीज़ों को स्टार्ट करती है, तो ये क्लास में मतलब कि ये पॉइंट यहीं से स्टार्ट हुआ है कि मोना और राजू ये बेचारे अपने घर में साफ-सफाई कर रहे थे और मतलब खुद क्या कर रहे थे, अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे, ठीक है? तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा घर में, पता नहीं कैसे एनसीईआरटी में जो बच्चे हैं ना, वो मतलब कि बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखिए नॉर्मल ज़िंदगी में ये बच्चे जो है इतने जिज्ञासु नहीं होते हैं, लेकिन देखिए एनसीईआरटी के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। तो आप देखिए वो पूछ रहे हैं, देखा उन्होंने क्या-क्या? कपड़ा देखा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताब, दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने देखी, ठीक है? इसमें जो मोना है ना, उसने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने मतलब कि सॉरी गलती हो गई। तो मोना ने भैया देखा और इसमें से कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी उपयोगी हैं। तो हाँ भाई देखिए उपयोगी तो है ना, कंघा वगैरह उपयोग में आता है कि नहीं? तो मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है, मतलब कि उसने सोचा कि देखो कंघा भी है, किताब भी है और भी जो चीज़ें हैं शहद की बोतल वगैरह, ये सब किसी ना किसी यूज़ आती हैं और यूज़ आती हैं शायद इसीलिए इनका इम्पोर्टेंट है। तो उनकी अम्मा क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि भैया देखो ये सभी संसाधन हैं, ठीक है? क्या है? संसाधन हैं। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जो बच्ची है उसके मन में तुरंत आया विचार कि आखिर संसाधन क्या होते हैं? तो इसी वजह से कह रही हूँ कि एनसीईआरटी के जो बच्चे ना बड़े जिज्ञासु हैं, उनको प्रश्न पूछना अच्छा लगता है। तो वो जो बच्ची है मोना, उसके मन में तुरंत आया कि आखिर ये संसाधन क्या है? तो अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है वो संसाधन है। तो ये कहानी क्या है ये नहीं समझना, आपको क्या समझना है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका यूज़ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन, ठीक है? तभी आपको ये कहानी के चक्कर में नहीं फँसना, केवल और केवल ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अपने घर में जिस विद्युत इट मीन्स जिस लाइट का यूज़ करते हैं, स्कूल से घर पहुँचने के लिए
जिस रिक्शे का यूज़ करते हैं, यानी कि जिस रिक्शा पे बैठ कर के आप अपने घर जाते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका आप अध्ययन करते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी संसाधन हैं। एकदम छोटी-सी एक लाइन में बातें, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब के सब चीज़ें क्या है? संसाधन हैं। फिर चाहे वो ताज़ी सब्जियाँ हों खाने-पीने के लिए, या फिर पढ़ाई-लिखाई के लिए किताबें हों, इवन मोबाइल फ़ोन वगैरह ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ संसाधन में आएगा। ठीक है? याद रहेगा ना? चलिए आगे देखिए। आगे आपसे बता रहे हैं कि ये जो संसाधन है उनके बारे में कह रहे हैं कि उनमें एक सेकंड, क्या हो गया? यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है, और वो एक जैसा क्या है कि हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है? और आगे बता रहे हैं कि यही कारण है कि ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, अर्थात अगर उसकी उपयोगिता नहीं है हमारे जीवन में, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो फिर वो संसाधन नहीं है। ठीक है? तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई उपयोगिता ना हो? थोड़ा एक अजीब सी बात बताऊँ, जैसे बहुत पुरनिया लोग कहा करते थे कि दुनिया में ना हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत है, कि सिवाय जो लोग नाक चुवाते रहते हैं उसकी कीमत नहीं है। ठीक है? माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी मुझे अचानक से याद आ गया, मेरे गाँव में एक बाबा हैं, वही अक्सर ये बात बोला करते थे। ख़ैर चलिए, तो याद रखिएगा कि हर वो चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, जो मतलब कि जिसकी कोई कीमत होती है, वो संसाधन कहलाती है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे फिर देखिए, राजू जो कि एक उत्सुक बच्चा है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। देखिए, कह रहे हैं कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ गया कि जाजू अब क्या जानना चाह रहा है? कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन बनती कैसे? मतलब उसने अभी उसका मन नहीं भरा, उसको उसकी मम्मी ने बताया कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब तो भाई संसाधन है, लेकिन अब उसके मन में फ़ौरन आ गया कि आखिर कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है? तो उसकी अम्मा बता रही हैं कि भैया देखो, कैसे कोई वस्तु संसाधन बनती है। तो कह रहे हैं कि उनकी अम्मा ने बच्चों को बताया कि जो वस्तुएँ हैं ना, वो उस समय मतलब कि संसाधन बन जाती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अर्थात जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, वो संसाधन नहीं कहलाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि आप संसाधन हों, ठीक है? आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, तब आपका जो है संसाधन में गणना होगी, वरना फिर क्या है? कुछ भी नहीं। आगे देखिए। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ही वो चीज़ है जो इसको मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है स्टेटमेंट में कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो आपको लगेगा कि सभी ये तो एक एक्सट्रीम शब्द है, गलत होना चाहिए, तो नहीं, हमेशा ही गलत नहीं होगा। जैसे सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो हाँ आप कहिएगा कि हाँ भाई, सभी संसाधन मूल्यवान है। ठीक है? आगे देखिए, क्योंकि क्यों इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मूल्य है, इसी वजह से तो संसाधन है ना। आगे आपसे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो जानिए कि मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी इम्पोर्टेंस। ठीक है? कह रहे हैं कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि पैसे वाला मूल्य होता है, उसको पैसे से खरीदा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो मेटल्स होते हैं, यानी कि जो धातुएँ हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन आँखों को शोभा देने शोभा नहीं कहेंगे, आँखों को ना सुख देने वाला, यानी कि आँखों को सुखद महसूस करने वाले जो मनोरम दृश्य होते हैं, वो मतलब कि आर्थिक उनका मूल्य नहीं होता है। ठीक है? यानी कि मेटल्स जो हैं उनका तो आर्थिक मूल्य है, लेकिन जो चीज़ें हमारी आँखों को अच्छी लगती हैं उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है? अब कोई सुंदर सा व्यक्ति है, वो जा रहा है, एक बार अचानक से मन कर जाता है ना कि उसको देख लो आप, तो वो क्या, उसकी कोई मतलब कि उसका कोई आर्थिक मूल्य है? नहीं, लेकिन आँखों को तो वो सुख दे गया ना, तो वही चीज़ है। आगे देखिए। आगे आपसे कह रहे हैं कि परंतु ये दोनों ही जो संसाधन है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मूल्य मतलब उनका हो या ना हो, लेकिन संसाधन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दोनों ही पूरा करते हैं, क्योंकि आंतरिक शांति तो आँखों को सुख देने वाली चीज़ों से ही मिलती हैं, ठीक है? बाकी तो अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हमें मतलब कि हमारे जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल से हमें बहुत सारे हमारे काम ईज़ी हो जाते हैं, तो वो हमारे वर्क के लिए जो है मतलब कि हमको हेल्प कर रहा है। लेकिन जब हर चीज़ से मन ऊब गया, परेशान हो गए, तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो मन को फ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो रील्स वगैरह देख लेते हैं। तो वो क्या है, उसका भले ही कोई मतलब कि वैल्यू नहीं है, लेकिन मतलब वैल्यू इट मीन्स पैसे के सेंस में वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण तो है, हमारा मूड तो वो फ्रेश कर ही रहा है। ठीक है? चलिए
आगे देखिए, कह रहे हैं कि कुछ संसाधन ये टाइम के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कि उनके मतलब कि बाजार में उसकी कोई डिमांड नहीं है। बाजार में उसको आप किसी को घरेलू नुस्खे बताओगे तो हो सकता है नॉर्मली वो मतलब कि उसको कोई आपको मतलब पेमेंट नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट आपके रिलेटिव में कोई बीमार है और आपने कहा बीमार, इट मीन सपोज दैट उसको सर्दी जुकाम हुआ है, आपने फ़ोन किया, फ़ोन करके बताने लगे चलो भैया ये सारे इंडियन मतलब की सामग्री है और इन सामग्रियों से आप काढ़ा बना लो। तो आप देखोगे कि वो जो रिश्तेदार हैं आपके, वो आपको पैसे नहीं देंगे इस बात के कि अरे चलो मतलब हमारे लिए इन्होंने इतनी मदद की है तो चलो इसको पे कर देते हैं, पे नहीं करेंगे। तो ये जो पे नहीं किया, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि यद्यपि जो घरेलू नुस्खे हैं आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वो पेटेंट करा लिया जाए किसी कंपनी के द्वारा और किसी मेडिकल फर्म के द्वारा, तो फिर वो आर्थिक मूल्य का हो जाएगा, अर्थात उसकी आर्थिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और वही आज देखिए काढ़ा, आजकल ना बना बनाया काढ़ा आ रहा है, आप उसको गर्म पानी में घोल करके पी जाइए। तो ये क्या है, ये भाई उसकी आर्थिक वैल्यू हो गई है उसी काढ़े की, जो आप फ्री में एडवाइस दे रहे थे। और आप देखिए लोग यूट्यूब पे ये जो मतलब घरेलू नुस्खे हैं उसकी वीडियोस बना के डालते रहते हैं, तो उसका भी कहीं न कहीं आर्थिक मूल्य हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके भी चैनल पे लाख मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स बहुत सारे लोग तो हैं जो सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और साथ में व्यूज़ वगैरह का जो पैसा है वो तो मिलता ही है, ठीक है? तो उसका वाणिज्यिक मूल्य हो गया है, लेकिन हम जो फ़ोन करके अपने रिश्तेदार को बताएँगे कि देख भैया ये काढ़ा बनाने की सामग्री है और इसको ऐसा-ऐसा करके उबाल के पी लो, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, तो उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, ठीक है? तो वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, इट मीन्स वो संसाधन नहीं है। आगे देखिए, ये पेटेंट क्या है? तो मैंने आपको भी पेटेंट पे इतना भारी भरकम लेक्चर दिया था, तो इस यहाँ पे आप देखिए कि इसका तात्पर्य होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार यानी कि एकाधिकार है, ठीक है? चलिए। फिर देखिए कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे प्रौद्योगिकी, तो ये क्या होता है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कह देते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक है? और यहाँ देखिए, दरअसल एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं ना एक-एक लाइन का, एक-एक वर्ड जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करती हूँ, ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनको कम से कम ये समस्या ना हो कि एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी स्टार्टिंग में, तब मुझे भी ऐसा मतलब मेरे ज़माने में तो ऐसे-ऐसे टीचर्स थे, मैं बताऊँ कि वन लाइनर टाइप टाइप की इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बताई, एग्ज़ाम में फँसा भी नहीं वो। और दूसरी बात, आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, 3 मिलियन, 4 मिलियन इस तरह से, ठीक है? और हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, बस आते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, कुछ उल्टा-सीधा कमेंट ज़रूर कर देते हैं, जो हमको आधा-अधूरा समझ आता है और कभी-कभी तो खराब भी लग जाता है, जाने दो। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी, ये बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या? समय और प्रौद्योगिकी ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन के रूप में चेंज कर देते हैं, ठीक है? क्या-क्या है? एक तो समय है और दूसरा है प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी पदार्थ को संसाधन के रूप में चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको सोलर लाइट वाला एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमारे जो पूर्वज हैं, उनको भी उनके समय में भी सूर्य चमकता था, लेकिन उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी। उन्होंने भैया सोलर का आविष्कार नहीं किए, मतलब उनके पास वो प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो वो सोलर नहीं बना पाए, ठीक है? हम लोगों के पास प्रौद्योगिकी हुई, तो हम लोगों ने सोलर बना लिया, ठीक है? चलिए, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब किसी पदार्थ को संसाधन बनाने में उपयोगी हैं? तो याद रखिएगा, समय और प्रौद्योगिकी। फिर देखिए, कह रहे हैं कि दोनों लोगों की आवश्यक मतलब दोनों लोगों इट मीन्स दोनों ही चीज़ें, चाहे समय हो चाहे प्रौद्योगिकी हो, दोनों ही चीज़ें आवश्यकताओं से ही संबंधित हैं लोगों की। फिर देखिए, कह रहे हैं कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट संसाधन है वो है मानव, लेकिन कब? जब उसके अंदर स्किल हो, नॉलेज हो, ठीक है? अगर उसके अंदर स्किल या नॉलेज नहीं है, तब फिर वो मनुष्य जो है वो संसाधन कहलाएगा ही नहीं, ठीक है? आगे आपको बता रहे हैं कि ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अर्थात ये जो लोग हैं ना, इनके पास अगर ज्ञान है, आविष्कार करने की जो क्षमता है, वो सभी चीज़ें हैं, तो वो लोग और अधिकाधिक जो संसाधन है उसको बनाते रहते हैं। फिर देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार भी जुड़े रहते हैं। मतलब एक खोज हुई तो उसके बाद फिर आप देखिए क्रम से उससे जुड़े हुए और भी जो खोज वगैरह है वो होती रहती हैं।
फिर देखिए, आग की जो खोज है वो खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं के प्रचलन से हुआ, जबकि जो पहिए का आविष्कार है वो अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास किया है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, आग की जो खोज हुई थी उस टाइम पे जब ये हुई थी आग की खोज, तो उन लोगों का मेन मोटिव क्या था कि चलो हम लोग जो मांस वगैरह है उसको कच्चा के बदले पक्का करके खाएंगे। लेकिन आज देखिए आग का उपयोग कितना अन्य जो चीज़ें हैं उसके लिए हो रहा है। ना केवल वो लोग मांस अकेले पकाए, हम लोग उसका खाना भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लोहे को पिघलाने के लिए भी लोह मतलब यूज़ होता है। सोने को गर्म करने के लिए, सोने को तपाने के लिए यूज़ होता है। आग जला के हाथ सेकने के काम आता है। अभी ठंडियों का मौसम चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि शुरुआत किसी भी चीज़ की वजह से हुई हो, एक चीज़ का जब आविष्कार हुआ तो उससे जुड़े हुए और भी कई सारे आविष्कार अपने आप हो जाते हैं, ठीक है? और वैसे ही पहिए को भी देख लीजिए, तो पहिया उस टाइम पे जो यूज़ हुआ था वो मतलब कि थोड़ा-सा काम आया था। आज देख रहे हैं 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 10 व्हीलर इस तरह की गाड़ियाँ बन गई हैं। तो एक चीज़ के आविष्कार से कई सारी चीज़ों का आविष्कार हो जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। और वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि आप देखिए पहिए का जब आविष्कार हुआ तब हुआ था, आज देखिए परिवहन में ये सबसे बड़ा जो है तरीका बन के निकल गया आया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि जो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी है इसने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो हाँ भैया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर प्रौद्योगिकी ना होती तो ये जो आप जल विद्युत देख रहे हैं वो आपको देखने को ना मिलता, ठीक है। चलिए, यहाँ आपको ना संसाधनों के प्रकार बताए गए हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ संसाधन है, मैंने पहले भी बताया है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, और मानव निर्मित जिसको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो जो प्राकृतिक हैं उन्हें देखिए, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, झील झील का जो पानी है, मृदा, मिट्टी, खनिज, ये सारी चीज़ें अर्थात जो भी हमें नेचर ने दिया हुआ है, फिर चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, पानी हो, मिट्टी हो या मिनरल्स हो, ये सारे चीज़ें जो कि हमें निःशुल्क मिले हुए हैं प्रकृति से, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वही वो चीज़ें जो हम लोग अपनी प्रौद्योगिकी को यूज़ करके बनाते हैं वो सब मतलब कि मैन मेड हो जाते हैं, ठीक है। और मैन मेड अर्थात इंसानों के द्वारा बनाए गए, जैसे कैंसर के उपचार के लिए जो दवा बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैन मेड जो है रिसोर्स अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ आपको एक लाइन बताई गई है जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि जो भी नेचर के द्वारा हमें संसाधन दिए गए हैं उसका यूज़ करने के लिए हम लोगों को ना औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। और ये जो औजार और प्रौद्योगिकी है ये संसाधन किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के द्वारा, अर्थात ये मैन मेड संसाधन है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कि जो नेचर के द्वारा हमें संसाधन मिले हुए हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और अनवीकरणीय जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अभी आपको बताया था कोयला, ठीक है, कोयला हो गया या पेट्रोल वगैरह हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार समाप्त हुई है तो फिर समाप्त ही हो गया, ठीक है। अगर एक बार आप पेट्रोल फूंक दिए तो फिर फूंक दिए, उसको दोबारा से आप रीयूज नहीं कर पाओगे, दोबारा से आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो नवीकरणीय संसाधन है उसको देखेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन, नवी अर्थात जो मतलब रीयूज हो सके उसकी बात होगी यहाँ पे। तो देखिए, तो ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं अर्थात उनका रीयूज किया जा सकता है, उनकी बात कर रहे हैं। और इनमें से भी आप देखिएगा कुछ तो असीमित हैं जिसपे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव ही नहीं होता, जैसे सूर्य, ठीक है। सूर्य से जो एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, या ये कहें कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको आप कितना भी यूज कर लो भैया, वो खत्म तो हो नहीं जाएगा कि तुम्हारे यूज़ करने से सूर्य जो है उसके मतलब कि ऊष्मा खत्म हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो वो चीज़ है कि कुछ तो ऐसी हैं जिनको आप यूज़ करके खत्म नहीं कर सकते, जैसे सोलर और या मतलब कि जैसे सूर्य की जो ऊष्मा है वो और पवन ऊर्जा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन, इन ये जो है ना, इनका अगर आप लापरवाही से यूज़ करोगे भैया तो समझ लो कि ये जो है ना खत्म हो जाएँगे। जैसे अगर आपने जल, जो हमारा मीठा पानी है अर्थात जो हमारे यूज़ के लिए जल है उसको आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, तो भले ही वो नवीकरणीय है, भले ही वो नेचर ने हमको दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मिट्टी, मिट्टी की भी वही कहानी है। आप जब सारी मिट्टी को खोद करके मतलब सड़क बना दोगे तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ आपको पानी पानी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में वन, अगर आपने वनों को बहुत लापरवाही से काट के अपना फर्नीचर बना लिया तो फिर क्या होगा, आज नहीं तो कल कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। पता चल रहा है कि इंसान ही निपट गए सब के सब, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि यद्यपि आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो जल है वो असीमित है, नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भागों में एक आम समस्या हो चुका है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि आज वर्तमान में जहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलते हैं, वहाँ पे कभी हरे-भरे मैदान रहा करते रहे होंगे, तो इसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ पे पानी जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ। चलिए आगे देखिए। अब जो अनवीकरणीय संसाधन है इनके बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है? तो जो मतलब कि रीयूज़ किए जा सकते हैं उनको तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसे संसाधन जिन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार खत्म हुआ तो खत्म हो गया, अर्थात वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ठीक है? तो उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद आप उन्हें नवीकृत या पुनः पूरित होने मतलब तुरंत तो नहीं होगा, हाँ, हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान हो सकता है। जैसे अगर आज अभी आप समझिए कि जो कोयला का भंडार अगर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि आज से 10 साल बाद या 20-25 साल बाद फिर से कोयले के भंडार जो है डेवलप हो सकते हैं? नहीं ना। तो जो कोयला है वो सेडिमेंट्री रॉक है। आप देखिए कि बहुत हजारों वर्षों में जाकर के वो डेवलप होती है। तो आप समझिए कि जो ये अनवीकरणीय संसाधन है, अगर वो एक बार समाप्त हो गए, तो उनको बनने में दोबारा से लाखों साल लग सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए। कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो संसाधन हैं वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस, ठीक है? तो ये कैसा संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। एकदम रट लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है 2024 में। फिर देखिए, कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद रखना है ना आपको कि जो प्राकृतिक संसाधन है इसका जो वितरण अर्थात बंटवारा है वो कौन से कारक पे निर्भर करता है? एक तो भूभाग, दूसरा जलवायु और तीसरा ऊंचाई जैसे जो कारक हैं वो, ठीक है? चलिए, कुछ शब्दावली है, देखिए। जैसे एक शब्दावली है संसाधन का भंडार। तो ये क्या है भैया? तो ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को डिनोट करता है, ठीक है? फिर देखिए, कह रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो अब तो अभी तक तो हमने जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन देखे थे वो नेचर के द्वारा हमें प्रदान किए गए थे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो इंसान है अर्थात जो मानव है वो कौन से संसाधन डेवलप किया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि कभी कभी आप देखिएगा कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं ये तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप जो है वो बदल दिया जाता है, ठीक है? अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है पहले वो संसाधन नहीं थे, लेकिन उसमें फेर बदल करके उसको संसाधन बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा नहीं बनाया था। अर्थात जब तक लोहे का, हम लोग क्यों कहते हैं कि लोहे की खोज जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनके पास लोहे की जो खोज है वो उन लोगों ने नहीं की थी। क्यों? तो आप समझिए, उनको एक तो उन लोगों ने लोहे की खोज भी नहीं की थी, और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर वो लोग खोज किए भी होते तो जब तक वो लोहे से कुछ हथियार, औजार इस तरह की चीजें ना बनाते तब तक लोहा संसाधन ना बनता। बस पता चलता कि वो केवल और केवल माइन में गए हैं, देख लिए कि हाँ यहाँ पे लौह अयस्क है, तो सिर्फ उनके लौह अयस्क को देख लेने मात्र से, उसको निकाल लेने मात्र से वो संसाधन न बन जाता। संसाधन कब बनता? जब वो लोग उस लोहे से हथियार, औजार बनाते, ठीक है? जैसे उन्होंने तांबा तांबा को देखिए भर भर के यूज किया, तो वो क्या था? वो उन लोगों के लिए संसाधन था, ठीक है? तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, ठीक है? फिर देखिए, कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज है वो देखिए, लोग पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मशीन और जो वाहन वगैरह हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, और प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अर्थात आप समझिए कि जो मानव निर्मित संसाधन है क्या ये पूरी तरह से मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं? तो आप समझिए, अगर नेचर आपको चीजें देगी ही नहीं, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आप कैसे कोई भी चीज को संसाधन के रूप में चेंज करोगे? तो रॉ मटेरियल आपको प्रकृति से ही मिलता है, ठीक है? तो उस रॉ मटेरियल में चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे हमारे लिए यूज में आने वाली कोई भी वस्तु हो,
उसका रॉ मटेरियल हमें नेचर के द्वारा दिया जाता है। उस रॉ मटेरियल से हम लोग अपने यूज के हिसाब से संसाधन बनाते हैं। जैसे लौह अयस्क ये हमें नेचर ने दिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उससे क्या बना लिया, हम लोगों ने उससे बना लिया भैया लोहे की तलवार, ठीक है, लोहे का सरिया बना लेते हैं ताकि घर वगैरह बन जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोहे से बनती हैं, बर्तन भी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रौद्योगिकी है ये क्या मैन मेड है या फिर नेचर के द्वारा दिया गया है, तो आप समझिए कि भैया ये मैन मेड है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि इसीलिए हम जैसे लोग जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, मानव संसाधन, तो मानव कैसे संसाधन हुआ उसको देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान, कौशल अथवा क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो कुल मिला के वही बात है कि हम लोग मतलब कि कोई भी व्यक्ति कैसे अपने आप को संसाधन के रूप में ढाल सकता है, तो अगर उसके अंदर ज्ञान हो। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कहानी टाइप का दिया हुआ है कि एक बच्ची है, बच्चा जो बच्ची तो लग रही है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान कोई निकाल सकती हूँ। तो इनके मन में एक विचार आया कि देखो लोग परेशान हैं, सूखा जो है वो फसलों को निपटा दे रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मतलब कि ये समस्या दूर हो जाए। तो चूंकि ये समस्या के बारे में सोच रही हैं, अर्थात विचार कर रही हैं, अर्थात ज्ञान अर्जित करने का काम कर रही। फिर उनके अंदर जब ज्ञान होगा तो फिर ये कुछ ना कुछ तो कौशल सीखेंगे ही कि हाँ चलो ठीक है, ये अगर प्रक्रिया हम अपनाएंगे तो शायद समस्या को दूर किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये वही, ये जो यहाँ पे अपना खोज वगैरह कर रही थी उनकी बात कर रहे हैं कि ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि इसका हम समाधान निकाल पाए, ठीक है। तो इन्होंने भैया खोजबीन करके उसका समाधान निकाल लिया है। तो वही चीज है, कह रहे हैं कि पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, तो क्या आप बताइए मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं। अच्छा आप सोचिए, अगर आपको अकेले जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब ज़िंदगी कितनी टफ हो जाएगी ना आपको, अगर अंडमान निकोबार में एक ऐसे प्लेटू पे छोड़ दिया जाए, कैसे जो है द्वीप पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना हो, ठीक है। क्या आप वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि जो मनुष्य है ना वो एक सामाजिक प्राणी है और वो एक दूसरे पर निर्भर है। फिर देखिए कह रहे हैं किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने का उपाय खोजते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या ये जानवाना चाह रहे हैं। ये आपसे बता रहे हैं कि जो मानव संसाधन है उससे तात्पर्य क्या है। तो लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक दोनों की योग्यता की बात हो रही है। कह रहे हैं कि यद्यप मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के भीतर भैया मतभेद है, कह रहे हैं कि इतना होते हुए भी इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि मूलतः मनुष्य की जो कुशलताएं हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, वही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वही वाला एग्जाम्पल आप याद रखिए कि लौह अयस्क, जब तक उससे लोहा नहीं बनाया गया तो लौह अयस्क वो प्राकृतिक था, ठीक है, लेकिन जब इंसान ने उससे लोहा बनाना सीख लिया तो वो फिर क्या हो गया, भौतिक पदार्थ को उन्होंने मतलब कि इंसानों ने मानव निर्मित किया और साथ में उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ढाल दिया, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, एक आध बार तो आपको खुद भी देखना चाहिए। मैंने क्लास 7 की पूरी एनसीईआरटी जो है ना हाईलाइट करके दे दी है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। जब आप उसको पढ़े रहेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सैटरडे वाले टेस्ट मतलब कि टेस्ट में, ठीक है। तो सैटरडे का जो 200 एमसीक्यू है उसको देखिए, ज़रूर आपको देखना है। और उसको देखने से पहले आप क्लास 7 की पूरी एनसीईआरटी जो मैंने हाईलाइट करके दी हुई है सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सब तो उसमें हाईलाइट ही है, तो भैया सब हाईलाइट इसलिए है क्योंकि सब पूछा जाता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो कहानियाँ वगैरह हैं उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो फायदे में ज़्यादा रहेंगे। जो हाईलाइट है उसको ज़्यादा जोर दे के पढ़िएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, तो नॉर्मल संसाधन नहीं है, मनुष्य विशिष्ट संसाधन है। कह रहे हैं कि अतः लोग मानव संसाधन हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो लोग हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर लोगों के भीतर एजुकेशन नहीं है तो वो संसाधन कैसे बनेंगे, और अगर वो हेल्दी ही नहीं है तब भी संसाधन नहीं बन सकते। तो जो गाँव में खेतों में मजदूर होते हैं, क्या वो संसाधन है कि नहीं है, हाँ भैया वो संसाधन है, वो यूजफुल है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है,
ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि मानव संसाधन और मानव संसाधन विकास दोनों चीज़ें क्या है। यहाँ देखिए सतत पोषी विकास वाला टॉपिक दिया है कि भाई जो सस्टेनेबल मतलब कि डेवलपमेंट है वो क्या है। तो संसाधनों का सावधानी से यूज़ करना ताकि ना केवल आपकी पीढ़ी बल्कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। फिर देखिए संसाधन के संरक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बेचारी मोना जो है ना, वो जो छोटी बच्ची थी उसको एक सपना आया था और उसने सपने में देखा था कि सारे पेड़ पौधे ये सब मतलब कि कट पिट गए हैं, एकदम चारों तरफ वीराना वीराना हो गया है। जो चिड़िया वगैरह पेड़ पे रहा करती थी अब वो खाने खाने के लिए परेशान है, इधर उधर भटक रही हैं। तो जब सुबह उठी सपना इस तरह का बुरा सा सपना देख करके उसको लगा कि हाय राम, ये मैंने क्या देख लिया। तो अपनी मम्मी से पूछती है, बताइए मम्मी क्या ये सब हो सकता है जो मैंने इतना गंदा सा सपना देखा। तो वही उसकी मम्मी कह रही हैं कि हाँ भैया ये हो सकता है, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ ये हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर के जो नवीकरणीय संसाधन है अगर हम लोग भी उसका अंधाधुंध यूज करने लगे, फॉर एग्जांपल जल, अगर आपने जल को बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया तो यद्यपि वो नवीकरणीय है बावजूद इसके आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको उसकी तंगी का सामना करना पड़ेगा। वहीं आप देखिए जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कि कोयला या फिर पेट्रोल, ये तो भाई समाप्त ही हो जाएंगे, तब फिर और ही ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो वही चीज ये इनके द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। फिर देखिए कह रहे हैं कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यूज करना चाहिए, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण, जो कि हमने एमसीक्यू में पूछा था। फिर देखिए संसाधनों का जो यूज है उसके करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, सतत पोषी विकास। तो वही चीज है कि इस तरह से आप संसाधनों को यूज कीजिए कि ना केवल आप बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। फिर देखिए संसाधनों के संरक्षण के कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकता है। जैसे हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे सब्जी नहीं, जैसे कपड़ा उपड़ा लाए, कपड़े का जो झोला है उस झोले को हम क्या करेंगे, आया उससे कपड़ा उपड़ा निकाले फिर यहाँ वहाँ फेंक दिए या गढ़ी के पास ले जा करके किनारे में फेंक दिए। अरे भैया उसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, अब उसको फेंको मत, उससे सब्जी ले आओ, जब तक सब्जी आ रही है, नहीं तो फिर आप क्या काम करो, जो लोग आते हैं उनको दे दो, वो लोग तो अपना खुद ही उठा ले जाते हैं। तो इस तरह से आप संसाधन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब रीयूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करोगे उतना संसाधनों की बचत होगी। ठीक है, यहाँ देखिए फिर उसी शाम यहाँ जो बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आज ही से हम संसाधन बचत करेंगे। और देखिए उन्होंने क्या काम किए कि उस शाम बच्चों और उनके जो मित्र हैं इन्होंने जो पुराने समाचार पत्र थे, व्यर्थ जो वस्त्र और बांस की डंडियां हैं, इनसे लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। तो भाई एनसीईआरटी के बच्चे होशियार हैं, समझ आ ही रहा है आपको। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये सबसे अच्छा कार्य है। मुस्तफ़ा से याद आया कि एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ रेगुलर शाम को 6 बजे रह रहे हैं, मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा नाम है उनका। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि जस्सी ने क्या कहा, तो जस्सी भी इसी में, ये दोनों में से कोई ना कोई बच्ची जस्सी होगी, कह रही कि हाँ मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। और उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कागज़ है ना वो कहाँ से बनता है, तो पेड़ से बनता है। ठीक है, उसको मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि शायद अभी डाटा भुला गए हैं कि एक बुक का जो पेज है उसको बनाने के लिए कई सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं। कितने आंकड़े थे वो भुला गया मुझे जाने दीजिए, भूल गया तो। फिर यहाँ देखिए जो सतत पोषी विकास है उसके कुछ सिद्धांत हैं, जान लीजिए। जैसे जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल, दूसरा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, तीसरा देखिए पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, और चौथा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, और फिर पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और लास्ट है कि समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इसको तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए वो जो बच्चे हैं वो सब यही यही कह रहे हैं कि चलो हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ कागज़ ना व्यर्थ मतलब कि व्यर्थ हो। कोई कह रहा है कि मैं अपने यहाँ का बिजली नहीं व्यर्थ होने दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं जो मतलब कि और भी जो चीज़ें हैं उनको नहीं व्यर्थ होने दूंगा। तो यही वाली बात यहाँ पे है। कह रहे हैं कि विद्युत जल और कोयले से मिलती है, ये आपको याद रखना है। पता चला आपको खुद ही नहीं पता है कि जो मतलब कि
बिजली है वो बनती किससे है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें जल यानी कि पानी और कोयले का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अगर आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप एक ऐसा संसाधन बर्बाद कर रहे हैं जो कि एक तो नवीकरणीय है और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि ये देखिए कह रहे हैं कि मैं जल बेकार नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें हैं और हम सब मिल कर के अंतर ला सकते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बताया जाए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि, तो आपके लिए भी ये कर्तव्य है क्या, कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के जो उपयोग हैं वो सतत पोषीय हैं। ध्यान से देखिए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग किसी एक खास जीव जंतु को एकदम में से निपटा दें, मतलब इतना खाएं कि वो खत्म हो जाए। अब देखिए पहले बहुत सारे पक्षी पाए जाते थे, आज वर्तमान में आपको पक्षियों की जो संख्या है वो बहुत कम मिलेगी। पहले आप देखिए घरों में ना गौरैया वगैरह खूब आती थी, इवन कौवा बहुत आते थे। आज की जो स्थिति है उसमें देखिए गौरैया और कौवा दोनों ही बेचारे विलुप्त प्राय हो गए हैं। लास्ट क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू दिया है उसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, बताइए। तो क्या उपयोगिता, मूल्य या फिर यात्रा, ओ सॉरी यात्रा नहीं है ये, मात्रा है, ठीक है। तो मात्रा निर्धारित नहीं करती लेकिन उपयोगिता और मूल्य तो है। ऑप्शन गा वाला इसमें गलत है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मैन मेड या ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं वो, वहीं जो झरने का पानी है और उष्णकटिबंधीय वन है, ये सब नेचर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, नेचुरल है। लास्ट बचा है कथन को पूरा करना है, कह रहे हैं कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ये कैसे होते हैं, तो भाई सीमित होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो निपट ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आ वाला यानी कि का, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे, हिस्ट्री वाला आज छोड़ते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको चाहेंगे ना तो सॉल्व मतलब कि खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बच्चों वाला है, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। वैसे तो मैंने सोचा था हिस्ट्री भी समाप्त कर देंगे, लेकिन 2 चैप्टर तो ऐसे ही समाप्त हो गए हैं आज, तो हिस्ट्री वाला छोड़ते हैं, हिस्ट्री वाला कल देख लेंगे, क्योंकि क्लासेस तो रेगुलर ही होती हैं, डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिएगा तो छूटेगा नहीं कुछ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया जाना होगा। बहुत सारे लोग जो है मतलब कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत परेशान रहते हैं, मेरे ख्याल से आज उनको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, और लाइव चैट में भी आप हमसे पूछ ही सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।